नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में आज इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी का हरियाणा दौरा कांग्रेस के लिए किस हद तक संजीवनी का काम करने वाला है। राहुल गांधी का हरियाणा आना बाकी राजनीतिक दलों के लिए किस तरीके से मुश्किलात खड़ी कर सकता है। साथ ही साथ ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी के इस एक दिवसीय दौरे का कितना फायदा कांग्रेस को मिल सकता है ये आगे आने वाले दिनों में, और खास तौर पर किसानों को जिस तरीके से संबोधित किया गया है, सरकार पर जिस तरीके से हमला किया गया है राहुल गांधी की तरफ से, उसका इंपैक्ट, उसका असर आगे आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर किस तरीके से पड़ेगा। क्योंकि हरियाणा की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, क्या इसका कोई असर वहां पर दिखेगा? इन तमाम चीजों के साथ सियासी गलियारे की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात राहुल गांधी की। ट्रैक्टर पर सवार होकर राहुल गांधी हरियाणा आ गए, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने पंजाब बॉर्डर से हरियाणा बॉर्डर में एंट्री की, उन्हें रोका गया। प्रशासन ने दो टूक कह दिया राहुल गांधी जी से कि आपका स्वागत है, आप आइए, लेकिन लाव लश्कर को वापस भेज दीजिए। राहुल गांधी इस दौरान माने नहीं, वहीं पर धरने पर थोड़ी देर के लिए बैठे। प्रशासन भी नहीं माना और कह दिया कि आना है तो नियमों के साथ आइए। इस जद्दोजहद के बाद राहुल गांधी हरियाणा में ट्रैक्टर यात्रा को लेकर के उनकी शुरुआत हुई। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा खुद राहुल गांधी को लेकर के आई। ट्रैक्टर वही चला रही थी शुरुआती दौर में। कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला ने भी पिहोवा में जनसभा को संबोधित भी किया। पिहोवा में राहुल गांधी ने भी लोगों को संबोधित किया, वहां पर किसानों को भी संबोधित किया गया और कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश भी की गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जब हरियाणा में उन्होंने अपनी ट्रैक्टर यात्रा शुरू की, कुछ वक्त उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाया। कुमारी सैलजा ने भी ट्रैक्टर चलाती हुई नजर आई। लेकिन बहुत ही दिलचस्प है उन बयानों को संबोधित करने के दौरान। आपकी इस यात्रा पूरे हिंदुस्तान के किसान की राजनीति में एक नई करवट लेकर आएगी। पूरा हिंदुस्तान और हरियाणा आपके साथ है, ये नौजवान आपके साथ हैं, ये पगड़ी वाले हमारे किसान भाई आपके साथ हैं, दुकानदार, गरीब मजदूर आपके साथ है। आप आगे बढ़ते चले जाइए, जब तक ये काले कानून ना खत्म हो जाए आपका संघर्ष जारी रखिए। हाथ उठाकर कहिए कि हम सब राहुल गांधी जी के साथ हैं। एक बार हाथ खड़ा करके विश्वास दिलाइए राहुल गांधी जी को। हमने कहा 3 कानून लेके आए हो आप, चौथा कानून ले आओ कि कोई भी व्यक्ति, कोई कॉर्पोरेट किसी भी किसान की अगर फसल खरीदेगा तो एमएसपी से कम नहीं खरीदेगा, और कोई उसको एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसका सजा का प्रावधान कर दो। यही तो मांग है हमारी, यही कांग्रेस की मांग है। आज एमएसपी का क्या मामला है? आज किसान को धान की पूरी एमएसपी नहीं मिल रही, आज किसान को मक्का की एमएसपी नहीं मिल रही, रागी की नहीं मिल रही, सोयाबीन की नहीं मिल रही। जो उसमें किसानों की आवाज में आवाज, हर संघर्ष से तैयार रहेंगे। जैसा कि सोनिया जी ने और राहुल जी ने निर्देश दिया है, हम तीनों इन काले कानूनों को निरस्त कर देंगे। आज ये साजिश है कि निजी हाथों में, चंद धनाढ्य हाथों में हमारे किसान और मजदूर को बेच दिया जाए। इस बात को हम कभी भी साकार नहीं होने देंगे। 6 साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। गरीबों के लिए उन्होंने इन 6 सालों में कुछ नहीं किया है। एक के बाद एक उन्होंने चोट मारी है। आपको याद होगा 8 बजे रात को कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने 500 रुपए, 1000 रुपए के नोट को रद्द किया। उस टाइम कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई है। आप सबको लाइन में खड़ा किया, आपके जेब में से पैसे निकाले,
आपने बैंक में डाले और फिर नरेंद्र मोदी ने 3,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। उसके बाद जीएसटी आई, छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, इन पर आक्रमण। आप जाइए किसी से भी पूछ लीजिए, दुकानदार से पूछ लीजिए, जीएसटी से किसको फायदा हुआ। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, जिस तरीके से ट्रैक्टर यात्रा की एक शुरुआत हुई, उससे इतर प्रदेश में सियासी डेवलपमेंट कुछ और भी थे, जिसमें से एक अहम तस्वीर सिरसा में निकलकर सामने आई। सिरसा में डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला के आवास का घेराव करने आए किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। किसानों को रोका गया। परेशान किसान सिरसा में ही धरने पर बैठ गए। डिप्टी सीएम के दरवाजे पर दस्तक के साथ ही पुलिस प्रशासन ने किसानों का स्वागत कुछ इस तरह किया। ये अपने आप में निजाम की नजरों में किसानों के सम्मान के इजहार का चिट्ठा है। इन तस्वीरों के बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं कि प्रशासन की नजरों में किसानों की इज्जत कितनी है, उनके अरमानों की कीमत कितनी है और उनका महत्व कितना है। किसान सड़कों पर उतरे थे कि संसद में जो कानून पास हुआ वो किसानों की जान ले लेगा, लेकिन डिप्टी सीएम के दरवाजे पर किसानों के जत्थे को मिली पानी की बौछारें, पुलिस से टकराव, धक्का मुक्की, लाठी डंडों के साथ बैरिकेडिंग और इसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। पुलिस के टकराव के बीच किसानों की हर एक आह चीख कर पूछ रही है कि डिप्टी सीएम जी बताइए, आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ? साथ हैं तो ऐसा बर्ताव क्यों? खिलाफ हैं तो साथ होने की बात क्यों? किसानों के इस गुस्से की वजह अकेले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला नहीं, इनका गुस्सा कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के लिए भी है। तभी अपनी पुकार और उनके घर का घेराव करने के लिए ये लोग बड़ी दूर से चलकर आए, लेकिन आवास से 150 मीटर पहले किसानों को रोकने के लिए एक सुरक्षा घेरा तैयार किया जाता है। प्रदर्शनकारी उस सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश भी करते हैं, कहते हैं हमें जाने दो, बात करने दो, पर उनकी कोई नहीं सुनता। मौजूदा दौर में किसान ये बात नहीं समझ पा रहे कि वो करें तो क्या करें। संसद में कृषि बिल को कानून बना दिया गया, किसान देखते रह गए। किसान प्रदर्शन करें, उस पर लाठियां बरसती हैं। डिप्टी सीएम के घर की तरफ बढ़ें तो पानी की बौछारें कर दी जाती हैं। किसानों ने कभी सुना था कि निजाम बदले तो हालात भी बदल जाते हैं, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया होगा कि ऐसा होता नहीं है। खैर, किसान के जहन में बस एक ही सवाल है कि क्या अब हमें विरोध करने का भी हक नहीं? सिरसा से अभिषेक सिहाग की रिपोर्ट। प्रदेश में किसान परेशान हैं। ऐसे में किसान और कृषि मुद्दे को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदेश में कृषि कानूनों को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। सड़कों पर दिख रहे ये लोग इनेलो के कार्यकर्ता हैं, जो किसानों की लड़ाई को धरातल पर लड़ रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इनेलो कृषि बिलों का विरोध कर रही है और जगह जगह ज्ञापन सौंप रही है। फरीदाबाद से इनेलो के जिला प्रधान देवेंद्र चौहान की माने तो किसानों को लगता है कि ये बिल उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। किसान केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि उनका माल एमएसपी पर खरीदा जाए, पर सरकार केवल जुबानी आश्वासन दे रही है। जो ये एक्ट 3 पास किए गए हैं उनको हमारी पार्टी और हम सभी कार्यकर्ता हम उनको किसान विरोधी मानते हैं। सरकार की लगातार जो है ना बांटने की एक नीति चली आ रही है। सरकार से केवल किसानों ने एक क्लैरिटी मांगी थी कि हमारा जो है अनाज वो
एमएसपी पर खरीदा जाता रहे। सरकार ने जुबानी तो कह रखा है चीज़ को, लेकिन उसको लिख के देने में क्या दिक्कत है। पूरे प्रदेश में किसान बिल के विरोध में इनेलो पार्टी ने प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और कहा कि ये काला कानून है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। रोहतक में इस प्रदर्शन की अगुवाई इनेलो पार्टी के किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह ढिल्लों ने की। वो कहते हैं कि ये कानून किसान विरोधी है। इस कानून से प्राइवेट कंपनियों को फायदा होगा। ये जो 3 अध्यादेश लेकर के आए हैं, इन 3 अध्यादेश को ये क्योंकि तीनों किसान विरोधी, हम काला कानून का नाम देते हैं और ये किसान की बर्बादी का पैगाम है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश जी चौटाला के नेतृत्व में, भाई अभय सिंह जी चौटाला के नेतृत्व में इन तीनों कानूनों का सख्त लफ्जों में विरोध करती है। और हम मांग करते हैं कि ये तीनों कानून वापस लिए जाएं और हरियाणा प्रदेश के ही नहीं हिंदुस्तान भर के किसान की रक्षा की जाए। इंडियन नेशनल लोकदल की जिला इकाई ने कैथल के जवाहर पार्क में इकट्ठा होकर जवाहर पार्क से लेकर कैथल के लघु सचिवालय तक एक रोष मार्च निकाला और सरकार विरोधी नारे लगाए। इनेलो नेताओं का कहना है कि सरकार ने जो पीपली में किसानों पर अत्याचार किया है और जो 3 काले कानूनों को पास किया, उसका इंडियन नेशनल लोकदल पूरा विरोध करती है और वो किसानों के साथ है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पूरे हरियाणा में किसानों के प्रति जो बीजेपी गवर्नमेंट काले कानून लेके आई है, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे और डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। आज भी आप जब मंडियों में जा रहे हो, आप देख रहे हो कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि एमएसपी पे धान खरीदा जाएगा, आज भी एमएसपी पे नहीं खरीदा जा रहा। डुप्लीकेट मॉइस्चर की मशीनें लगाकर किसानों को तरह तरह से और व्यापारियों को तंग किया जा रहा है और आने वाले समय में इसके बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम किसानों को, व्यापारियों को, मजदूरों को भुगतने पड़ेंगे। प्रदेश में बड़ौदा उपचुनाव है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल किसानों के मुद्दे को उठाकर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। यही वजह है कि इनेलो भी किसानों को लेकर सड़कों पर है और प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। जनता टीवी के लिए फरीदाबाद से पूजा शर्मा, रोहतक से संजय कुमार और कैथल से अनिल चौधरी की रिपोर्ट। इधर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान सचिव अभय चौटाला ने मंगलवार को सिरसा और फतेहाबाद में किसानों के बीच जाकर सरकार की तरफ से लाए गए कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि किसानों को बर्बाद करने वाले इन तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को वो बाध्य कर देंगे। एक बात पूछना चाहते हैं कि वह किसानों के साथ दोगला व्यवहार करेगा। हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा एसवाईएल जो है वो आज पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो अपने पक्ष में ये बात कहता है कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। तो राहुल गांधी उनको भी समझाए, बताए कि भाई हरियाणा का किसान जो है वो भी आज तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़ा है, तो उसको उसके हिस्सा का पानी देना चाहिए। अगर वो हमारे हिस्से का पानी की बात यहाँ करके कहेगा तो उसका स्वागत करेंगे, और अगर वो केवल राजनीति करेगा तो फिर मान करके चलो कांग्रेस किसान की देशी ना होकर के कहीं राजनीति कर रही है। आज ये किसान ये कहने के लिए आया है कि या तो ये काले कानून वापस ले लिए जाएं, और अगर सरकार इनको वापस नहीं लेगी, अगर इसमें अमाइंडमेंट्स नहीं करेगी, इसमें समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं देगी, इसमें C2 के फार्मूले के तहत स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू नहीं करेगी, तो फिर प्रदेश का किसान जो है आज तो केवल मेमोरेंडम दे रहा है, आने वाले समय में ये अपने हकों के लिए किसी भी हद तक कोई भी आर पार की लड़ाई लड़ने पे मजबूर हो जाएगा। जी हाँ, तो लगातार किसानों के मसले को लेकर के तमाम विपक्षी दल वो मुखर हैं, वो सरकार को घेर रहे हैं, सत्ता पक्ष को
पूरी तरीके से घेरने की कोशिश है और ये कोशिश उनकी तरफ से भी है कि किसी तरीके से इसमें कुछ बदलाव हो। हालांकि ये बहुत ही एक टेढ़ी खीर है कि इन कानूनों में किसी तरीके का कोई बदलाव किया जाए। इधर गोहाना की अनाज मंडी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों की समस्याएं सुनी और किसानों को आश्वासन दिया कि आगे उन्हें मंडी में किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही राहुल गांधी के दौरे पर उन्होंने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गोहाना की नई अनाज मंडी में लगातार शिकायतें आ रही थी और इसी के चलते कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गोहाना की अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान गेट पास कार्यालय में विजिट किया और खिड़की से ही किसानों की समस्या का हाल जाना। वहीं गेट पास और अन्य समस्याओं के निदान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कपास की फसल के एमएसपी से कम रेट पर खरीदने को लेकर कहा कि कपास की फसल को एमएसपी पर खरीद करने के लिए अनाज मंडी में जल्द ही खरीद केंद्र खोले जाएंगे। यहाँ पे मैंने अभी बात की है कि भाई आप यहाँ परचेज का सेंटर खुलवाओ। कोई फैक्ट्री है अगर एमएसपी में जो सीसीआई को मैं तुरंत परचेज सेंटर मंजूर करवा दूंगा, क्योंकि अगर सेंटर दूसरी जगह है तो यहाँ पर बीच का आदमी खरीद के ले जाएगा, कौन में खरीदता है। वहीं जेपी दलाल ने किसानों को मौके पर आश्वासन दिया कि गेट पास और अन्य समस्याओं का सामना किसानों को दोबारा नहीं करना पड़ेगा। जेपी दलाल ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते गेट पास काटने में समस्या उत्पन्न हो रही थी। छोटी छोटी अच्छी मंडी चल रही है, लेकिन कुछ कहीं किसी तरह की छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसके लिए आया हूँ। और जो कंप्यूटर की वजह से या गेट पास की वजह से एक आध शिकायत आई है उसका समाधान कर दूंगा, आगे से नहीं आए। जेपी दलाल ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा कि बड़ौदा चुनाव में जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और जनता से खूब आशीर्वाद भी मिल रहा है। हम तो जनता की सेवा के लिए लगे रहते हैं, जनता का आशीर्वाद लेना है। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल से ही किसानों की हालत खराब हुई है और उस दौर में जो शासक था वही किसानों की हालत का जिम्मेदार है। वहीं राहुल गांधी को हरियाणा के किसानों से माफी मांगने की भी बात कही है। राहुल गांधी जी राजस्थान 4-6 महीने के बाद फोटो उतारने के लिए आते हैं विदेश दौरे के बाद वो हमेशा। और राहुल गांधी जी को हमारे दक्षिण हरियाणा के किसानों की हालत देखनी चाहिए। हमारे यहाँ 2150 में बाजरा बिक रहा है, वहाँ 1200-1300 में बिक रहा है। हमारे यहाँ सरसों सारी 4400-2500 में बिकी, वहाँ 3000 में बिकी। और एमएसपी होते हुए भी किसानों का शोषण जो राजस्थान में हो रहा है उसकी तरफ भी ध्यान दे। और हरियाणा के और देश के किसानों का जो शोषण कांग्रेस के वक्त में हुआ है, क्योंकि सत्ता उनकी रही है और कांग्रेस के वजह से ही किसान की हालत आज जो है, क्योंकि शासक जो रहेगा जिम्मेवारी भी उसी की लेनी पड़ेगी। सर से पहले उसको आके हरियाणा के किसानों से को नमन करके हरियाणा की माफी मांगनी चाहिए। किसान परेशान है, कोई मंडी में खरीद न होने से, कोई कृषि कानूनों से, और इसलिए कृषि मंत्री खुद मोर्चा संभालते हुए मंडियों का दौरा कर रहे हैं और किसानों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। अब उनकी इस कार्रवाई से किसान कितना खुश होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जनता टीवी के लिए गोहाना से राम सिंह मार की रिपोर्ट। जब बड़ौदा उपचुनाव के लिए जहां राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही हैं, वहीं चुनाव आयोग ने भी उपचुनाव को लेकर के अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। बड़ौदा हलके के चुनावी रण के लिए जहां पक्ष और प्रतिपक्ष के नेताओं ने कमर कस ली है, वहीं प्रशासन भी चुनाव को लेकर अलर्ट पर नजर आ रहा है। बड़ौदा हलके में चुनाव प्रचार करने के लिए प्रशासन ने पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाने के लिए 67 और रैली के लिए 6 जगह चिन्हित की हैं। एमएचए की गाइडलाइंस के मुताबिक चुनाव प्रचार पर प्रशासन की विशेष टीम निगरानी रखेगी। जानकारी के मुताबिक बड़ौदा हलके में गोहाना, मुंडलाना और कथुरा ब्लॉक के गांव हैं। उपचुनाव में नेताओं को लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पोस्टर और बैनर भी लगाए जाएंगे। इसे लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना कराने के लिए प्रशासन ने हलके में 67 स्थान चिन्हित किए हैं। नेता पोस्टर और बैनर लगा सकते हैं।
प्रशासन ने हलके के सभी गांव में स्थान चिन्हित किए हैं। कुछ बड़े गांव हैं जिनमें 2 स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। सबसे ज्यादा मुंडलाना ब्लॉक में 31 स्थान चिन्हित किए गए हैं। कथुरा में 19 और गोहाना ब्लॉक में 17 स्थान चिन्हित किए गए हैं। प्रशासन ने चुनाव आचार संहिता की पालना कराने के लिए टीमें भी गठित कर दी हैं। ये टीमें जिले की सीमा और हलके के गांव में गश्त करेंगी। जो भी व्यक्ति चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता हुआ मिलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उपचुनाव में सभी दलों के बड़े नेता चुनाव प्रचार में आएंगे। वहीं प्रत्याशी भी ताकत दिखाने के लिए रैली करेंगे। रैली में कोरोना महामारी के नियमों की पालना करनी होगी। बड़ौदा हलका रोहतक, पानीपत और जींद जिले की सीमा से लगता है। हलके में आने वाले वाहनों पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के प्रबंध बढ़ा दिए हैं। नाके पर प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। नाका 24 घंटे लगेगा। नाके से गुजरने वाले वाहनों की टीम जांच करेगी। हमारा बड़ौदा के अंदर बाई इलेक्शन होना है, उसके लिए जो साइट्स हैं वो आइडेंटिफाई कर ली गई हैं। उसमें चाहे रैली की साइट्स हैं, हमने गांव के स्टेडियम लिए हैं, 5-6 साइट्स हमने उसमें आइडेंटिफाई किए हैं। गोहाना शहर के अंदर कोई भी साइट नहीं होगी रैली के लिए, वो सारी की सारी गाँव में। इसके अलावा हमने लगभग 70 के आसपास पोस्टर बैनर के लिए साइट आइडेंटिफाई किए हैं अलग अलग हमारे गाँव के अंदर। जो पिछली बार से अब की बार जो डिफरेंस रहेगा वो कोविड का रहेगा। जो MHA की गाइडलाइंस है उसके कंप्लायंस का रहेगा। अब की बार हम कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं, हिदायतें हैं, इलेक्शन उनके अनुरूप करवाएंगे। नेताओं के साथ साथ प्रशासन ने भी बड़ौदा उपचुनाव के लिए कमर कस ली है और अब सबको इंतजार है तो 3 नवंबर का, जिस दिन बड़ौदा वासी अपने लिए विधायक का चुनाव करेंगे और 10 नवंबर को अपने मतों से बड़ौदा वासी किसे चुनेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। गोहाना से जनता टीवी के लिए राम सिंह मार की रिपोर्ट। इधर लंबे अरसे से धरने पर बैठे पीटीआई टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बैठक के बाद सीएम ने पीटीआई टीचर्स को क्या आश्वासन दिया, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। हरियाणा में हटाए गए पीटीआई टीचर्स लगातार सड़कों पर हैं, धरना दे रहे हैं, परेशान हैं, विरोध कर रहे हैं। इन सब जद्दोजहद के बाद पीटीआई टीचर्स के डेलीगेशन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस बैठक में दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान भी मौजूद रहे। तो वहीं बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव RK खुल्लर और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी भी शामिल हुए। पीटीआई टीचर्स का डेलीगेशन जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिला तो उनकी कई मांगे थीं। दोनों के बीच बातचीत हुई तो सीएम ने बैठक के बाद पीटीआई टीचर्स को विश्वास दिलाया। 1983 पीटीआई हरियाणा के राज्य संघर्ष समिति के कन्वीनर धर्मेंद्र पहलवान कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिलाया है कि 1983 टीचर्स को विभाग में एडजस्ट किया जाएगा। नौकरी से हटाए गए 1983 पीटीआई शिक्षक सेवा बहाली को लेकर हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे थे। पीटीआई टीचर्स ने सरकार की अनदेखी के प्रति रोष प्रकट किया था, लेकिन सीएम से मुलाकात और सीएम के दिए आश्वासन से क्या प्रदेश में पीटीआई टीचर्स के अंदर भड़की आग ठंडी हो जाएगी? क्या ये ज्वाला अभी और भड़केगी? इसका इंतजार हमें भी है और आप भी कीजिए। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए। इस कार्यक्रम के जरिए हम यही कोशिश करते हैं कि आपको राजनीति समझा पाएं कि किस तरीके से कोई किसानों के मुद्दे को लेकर के अग्रेसिव है और लगातार सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है, गुनहगार ठहराने की कोशिश है और वोट बैंक को साधने की कोशिश है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है, वो एक तरफ किसानों से भी मिल रहा है, मंडियों का दौरा भी कर रहा है ताकि किसानों को अपने पाले में ही रखा जा सके, और दूसरी तरफ पीटीआई टीचर्स जो नाराज है सरकार से, उनको भी मनाने की पूरी कोशिश, फुल ऑन कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले वक्त में कोई भी वोट बैंक किसी से न छिटके। हर किसी की यही कोशिश है और शायद इन्हीं तमाम कोशिशों का नाम, कोशिशों को हम जो एक नया आयाम दे सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये कोशिश ही राजनीति को एक अगले पायदान तक लेकर के जाती है। आज की पेशकश में सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और खबर, अहमियत रखने वाली खबर जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई होगी, राजनीति से जुड़ी हुई होगी, जिनका सरोकार सीधा होगा आपसे, वो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए मेरे साथ पॉलिटिकल पंचायत।